अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। इस बार हम जानेंगे संघवाद के बारे में, फेडरलिज्म, और तुलना करेंगे भारत और कनाडा के संघवाद की। शासन व्यवस्था कई तरीके की होती है और शासन की शक्ति का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है। अब शासन व्यवस्था का प्रयोग या शासन की शक्ति का प्रयोग एक स्थान से किया जाता है या दो स्थान से। इस हिसाब से शासन व्यवस्था को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। जिस शासन व्यवस्था में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं उसे एकात्मक शासन कहते हैं, और जिस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है उसे संघात्मक शासन कहते हैं। इस तरीके से संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। यहां पर संघवाद भी दो तरह का होता है, एकीकरण और पृथक्करण। जब बहुत सारे छोटे और बड़े कई राज्य अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एकीकरण संघात्मक का निर्माण होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि कोई देश खुद को राजनीतिक सहूलियत के लिए या आर्थिक सहूलियत के लिए खुद को कई हिस्सों में बांट लेता है, प्रांतों में बांट लेता है, तो पृथक्करण संघात्मक का निर्माण होता है, जैसे कि भारत और कनाडा। संघवाद को हम इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं, जो कि संघ शब्द से बना है। संघ को इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से बना है, जिसका मतलब होता है संधि या समझौता। तो इस तरीके से संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच आपस में संधि या समझौता होता है। तो इस तरीके से संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका निर्माण समझौते के जरिए होता है। संघवाद की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संघवाद में संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। अब जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये सब केंद्र के पास होते हैं, और जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, जैसे कि पुलिस, कानून व्यवस्था, खेतीबाड़ी, पशुपालन, ये सब राज्य सरकारों के पास होते हैं। तो इस तरीके से संघवाद में संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। दूसरी विशेषता है संघवाद की दोहरी सरकार या दोहरा शासन। संघवाद में दो तरीके की सरकारें पाई जाती हैं। एक केंद्र सरकार जो पूरे देश का शासन चलाती है, दूसरी राज्य सरकार जो हर राज्य के अंदर होती है और किसी एक राज्य का ही शासन चलाती है। तीसरी जो विशेषता है वो है दोहरी नागरिकता। संघवाद में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है, एक राष्ट्रीय नागरिकता, पूरे देश की नागरिकता, दूसरी प्रांतीय नागरिकता, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। हालांकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हुए भी इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। संघवाद में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि संघ का जो निर्माण होता है वो समझौते के जरिए होता है, और इस समझौते को संविधान के अंदर प्रकट किया जाता है या दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए संविधान को सर्वोच्च माना जाता है।
ताकि केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया जा सके संविधान में लिखकर। और संघवाद के अंदर न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है। केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उन विवादों का निपटारा भी करती है। इसलिए संघवाद के अंदर न्यायपालिका को सर्वोच्च माना जाता है, ताकि यह समझौता बना रहे और समझौता ना टूटे। न्यायपालिका इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ा रोल निभाती है। भारत और कनाडा दोनों में ही संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और दोनों देशों की संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर काफी सारी समानताएं हैं और असमानताएं भी हैं। भारत ब्रिटिश शासन से आजाद होने वाला पहला देश है जिसने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का निरीक्षण किया और दुनिया भर के संविधानों के अंदर से कुछ प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर लिए। अब जो संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया वो कनाडा से लिया, तो इस तरीके से भारत का जो संघवाद है वो कनाडा के संघवाद से प्रेरित है। इसी वजह से भारत और कनाडा के संघवाद में काफी सारी समानताएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली समानता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत और कनाडा दोनों में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल संसद की सलाह से करता है और खुद नाम मात्र की शक्ति रखता है। हालांकि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शक्तिशाली है और राष्ट्रपति अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शुरू में अमेरिका की संघीय व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था माना जाता था, लेकिन बाद में भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन देशों ने भी संघात्मक व्यवस्था को अपने हिसाब से अपनाया। फिर यह विचार पैदा हुआ कि संघवाद के लिए अमेरिका की नकल करना आवश्यक नहीं है। हर देश अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से संघवाद को बदलकर भी अपना सकता है। जैसे कि भारत के अंदर अमेरिका की तरह राष्ट्रपति शक्तिशाली नहीं है, बल्कि संसद शक्तिशाली है और संसद ही फैसले लेती है। दूसरी जो समानता है भारत और कनाडा के संघवाद में, वह है संविधान को लेकर। भारत और कनाडा का जो संविधान है वो लिखित और आंशिक रूप से कठोर संविधान है। भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि बहुत सारे प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। इस तरीके से ये जो दूसरी वाली प्रक्रिया है संशोधन करने की, ये थोड़ी सी जटिल है, पर कनाडा में तो इससे भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया को या मुश्किल तरीके को अपनाया गया है। कनाडा में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं संविधान में जिसमें चेंज लाने के लिए, संशोधन करने के लिए सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। तीसरी जो विशेषता है भारत और कनाडा के संघवाद के अंदर, वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्ति। भारत के अंदर और कनाडा के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्ति की जो विधि है वो एक समान है। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और संसद के निवेदन पर ही उन्हें हटाया जा सकता है। जब संसद महाभियोग प्रस्ताव पास कर देती है तब न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसी तरीके से कनाडा के अंदर भी न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती है और संसद के अनुमोदन पर उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्ति के मामले में भी भारत और कनाडा के संघवाद में काफी हद तक समानता पाई जाती है। भारत और कनाडा का जो संघवाद है वो केंद्रीय संघवाद है, क्योंकि भारत के अंदर केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र के पास है। ठीक इसी तरीके से कनाडा के अंदर भी
राज्यों के मुकाबले केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है और केंद्र के पास 29 महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर भारत के अंदर हम बात करें तो भारत के अंदर शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर 97 विषय दिए गए हैं और संघ सूची पर दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के अंदर 66 विषय हैं, तो ज्यादा विषय तो केंद्र को दे दिए। और समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव पैदा हो जाए तो न्यायपालिका फैसला लेती है और ज्यादातर केंद्र के कानूनों को वरीयता दी जाती है। तो इस तरीके से भारत और कनाडा के संघवाद में काफी हद तक समानताएं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और कनाडा के संघवाद के अंदर बहुत ज्यादा समानताएं हैं। भारत और कनाडा के अंदर के संघवाद में काफी ज्यादा असमानताएं भी मौजूद है, जिसमें से सबसे पहली जो असमानता है वह है राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर। भारत और कनाडा दोनों ही देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, लेकिन भारत राष्ट्रमंडल का एक स्वतंत्र सदस्य है, जबकि कनाडा अधिराज्य की हैसियत से राष्ट्रमंडल का सदस्य है। भारत और कनाडा के संघवाद के अंदर जो दूसरी बड़ी असमानता है वह है उच्च सदन की संरचना, बनावट। भारत में उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जबकि कनाडा में उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। भारत के अंदर राज्यसभा के या उच्च सदन के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जबकि कनाडा के उच्च सदन सीनेट के सभी सदस्यों को गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो दोनों की उच्च सदन की संरचना के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क है या अंतर है। तीसरा जो अंतर है वह है धन विधेयक के संबंध में। भारत के अंदर राज्यसभा धन विधेयक के मामले में शक्तिहीन है और राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है। धन विधेयक पहली बात लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, और लोकसभा में पास होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। 14 दिन तक राज्यसभा उस विधेयक को अगर पास करती है तो ठीक है, नहीं तो वो विधेयक पास समझा जाता है। तो धन विधेयक के मामले में हमारी जो राज्यसभा है वो शक्तिहीन है, उसके पास कोई पावर नहीं है। लेकिन कनाडा के अंदर जो दूसरा सदन है, उच्च सदन सीनेट, वो धन विधेयक के संबंध में बहुत शक्तिशाली है। वो धन विधेयक में कोई भी संशोधन कर सकता है किसी भी तरीके का, और उसे पास होने से भी रोक सकता है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा कमजोर है भारत की, हमारे, और जो कनाडा की सीनेट है, उच्च सदन, वो शक्तिशाली है। अब जो आखिरी और सबसे बड़ा अंतर है वो है राज्य अध्यक्ष की स्थिति को लेकर। भारत के अंदर राष्ट्रपति के पास शक्तियां बहुत ही कम है। अगर संसद कोई कानून बनाती है, कोई अधिनियम पास करती है, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति उस विधेयक पर, अधिनियम पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कनाडा के अंदर गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार है कि वो राज्यों के द्वारा पास किए गए कानूनों को अस्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। अब दोनों देशों के अंतरों का अध्ययन करने से ये पता लगता है कि जी भारत का जो संघवाद है वो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से बेहतर है या भारत के अनुकूल है, इसलिए भारत का संघवाद बेहतर माना जाता है भारत के हिसाब से। तो दोस्तों ये था आपका फेडरलिज्म वाला टॉपिक, संघवाद। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम कीमत पर इस टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आप हमसे कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।